Setup Platform. This is Soumya here. तो जो भी कैंडिडेट HSC CET मेंस ग्रुप सी कॉमर्स के जो भी अकाउंट्स लेवल की जो भी जॉब है उसके लिए जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये जो सेशन है वो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस यूनिट वाइज कराने वाली हूँ। तो अभी मैंने यूनिट 1 स्टार्ट की है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम बात करते हैं पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और साथ ही साथ हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ही स्पेंड्स, ही का मतलब कंज्यूमर, his given income on purchase of a commodity in a such a way that yield him maximum satisfaction. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब ये है कि आप हैं, हम हैं कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है। जब कोई एक कंज्यूमर, उसके पास जितनी इनकम होती है उससे वो वाली चीजें खरीदता है जहां उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसी पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तो हुई डेफिनेशन की बात, लेकिन ग्राफिकली हम कैसे बता सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहां पर है? यहाँ पे मैं आपको पॉइंट करके बता रही हूँ। ये पॉइंट ओ दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, जहां मैंने मार्क किया है, दिस इज द पॉइंट ओ। ये जो पॉइंट ओ है यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एट अ पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, दैट इज MRS इज इक्वल टू PX डिवाइडेड बाई PY, that is marginal rate of substitution is equal to ratio of price of two goods. Indifferences curve shows the consumer preference scales between various combination of two goods, and budget line depicts various combination that he can afford to buy with his money, income and prices of both the goods. जो आप यहाँ पर ये चार्ट देख रहे हो, तो आईसी कर्व आपको समझ में आ गया। ये आईसी कर्व बने हुए हैं जो सीसी की तरह बने हुए हैं, ये सारे आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, जो मैं आपको पुराने पहले सेशन में बता चुकी हूँ पार्ट 1 में। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है आपकी पसंद, आपकी सेटिस्फेक्शन वाली चीज, आपकी प्रेफरेंस, कि भाई मुझे तो ये वाला कॉम्बिनेशन पसंद है गुड्स का, मैं तो ये लूंगा, दैट इज कॉल्ड आईसी। और ये जो सीधी लाइन देख रहे हो आप लोग, ये जो सीधी लाइन जा रही है, ये दैट इज कॉल्ड बजट लाइन। बजट का मतलब क्या? आपके जेब में कितने पैसे हैं, समझ में आ गए? आपकी जेब में कितने पैसे हैं उसे बोलते हैं बजट लाइन, जो कि स्ट्रेट बनी हुई है, देख रहे हो आप? ठीक है। और आईसी कर्व किस तरीके से बना हुआ है? सी की तरह बना हुआ है। तो अगर मैं बात करूं, जब आपका आईसी कर्व, देखो ये वाला जो आईसी कर्व है, ये वाला मैं ठीक देखो यहाँ पे एरो बना रही हूँ, ये वाला आईसी कर्व जब बजट लाइन को टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करेगा वो वाला पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ग्राफिकल व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ग्राफिकली अगर आपको बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर है, तो आपको बोलना है कि जब आपका इंडिफरेंस कर्व आपकी बजट लाइन को टच करता है या टेंजेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ओ, जहां पे ये टच किया गया है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब आपकी चॉइस, और बजट लाइन का मतलब आपकी जेब में कितना पैसा है। ठीक है, तो आपके अपने बजट, यानी आपने अपनी जेब से जितने भी पैसे थे उससे आपने अपनी मनपसंद चीजें, अपनी मनपसंद कॉम्बिनेशन को चूज किया, जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, वो है आपका आईसी कर्व। तो आईसी कर्व जब बजट लाइन को टच कर देता है, तो वह जहां पर वो टच करेगा वो वाला पॉइंट है ओ, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ग्राफिकली भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होता है, और सिंपल भाषा में भी, कि जब आपके पास अनलिमिटेड, किसी कंज्यूमर के पास अनलिमिटेड सीमित मात्रा में इनकम होती है और वो ऐसी चीज खरीदता है जहां से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ने हैं कंडीशंस। सबसे पहले तो आप लोगों को इसके assumptions याद होने चाहिए। There is a defined difference map showing the consumer scale of preferences across different combination of two goods X and Y. The consumer has a fixed money income and wants to spend it completely on the goods X and Y. The prices of the goods X and Y are fixed for the consumer, and the goods are homogeneous and divisible, and the consumer act rationally and maximize his satisfaction. नंबर 1 यहाँ पर ये बोला गया है कि कंज्यूमर के पास जो है वो पैसा फिक्स होगा, यानी आप बदल नहीं सकते। अभी 100 रुपए तो 100 रुपए ही होंगे, यानी कि 150 हो गए, 200 हो गए, आप चेंज नहीं कर सकते। और आप अपना जो 100 रुपए आपके पास है वो आप कंप्लीटली दो गुड्स के अंदर स्पेंड करते हो, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, दो कॉमोडिटी होती है। जो प्राइस होता है गुड्स, दोनों गुड्स का, वो भी फिक्स रहता है। जैसे 10 रुपए की चिप्स के पैकेट है तो 10 ही होगा, और 10 रुपए का बिस्कुट आता है तो 10 ही होगा, वो फिक्स होना चाहिए। गुड्स होमोजीनियस होते हैं और डिविजिबल। होमोजीनियस का मतलब दोनों गुड्स जो है वो सेम
साइज, शेप, कलर्स आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर। और डिवाइड भी कर सकते हैं उन्हें, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना, 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, इस तरीके से। और कंज्यूमर जो है हमारे बहुत समझदार है, जो कि अपना सिर्फ अपना सेटिस्फेक्शन देखते हैं कि कहाँ पे उनको सबसे ज्यादा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है। इसकी कंडीशंस होती है, एमयू इन द टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, एमयू ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एमयू ऑफ रूपी इज इक्वल टू प्राइस, ये इसकी कंडीशन है जो आप लोग याद रखोगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, सपोज करिए सारा पैसा कंज्यूमर सिर्फ एक ही कॉमोडिटी पे स्पेंड कर रहा है, कंज्यूमर इन द कंजम्पशन ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, तब आप इक्विलिब्रियम कैसे लेकर आओगे? हमने तो अजम्पशन में पढ़ा था कि दो गुड्स होगा, होना जरूरी है, एक्स और वाई दो गुड्स होंगे। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस होती है जहाँ पे पूरा खर्चा अपना कंज्यूमर जो है वो एक ही गुड्स पे खर्च कर देता है। दूसरी कंडीशन होती है जब वो अपना पैसा दो सामान पे खर्च करता है। सपोज करिए मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं अपना सारा पैसा, जितना भी मेरी जेब में पैसा था, सारा पैसा मैंने चॉकलेट खाने में खर्च कर दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल कॉमोडिटी। अब सिंगल कॉमोडिटी में क्या होता है, मार्जिनल इक्विटी है वो प्राइस के बराबर होती है बेटा, ये आपको लर्न करना है। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। लेकिन इसके अंदर भी ना बहुत कंफ्यूजन आ जाता है, इसके अंदर भी बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। सपोज करिए मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस हो जाए, या सपोज करिए मार्जिनल यूटिलिटी स्मॉलर देन प्राइस हो जाए। मैम ये क्या चीज है, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से बड़ी हो जाती है? देखो, मैंने आपको जैसे बोला कि चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, आपकी भी कोई ना कोई चीज फेवरेट होगी जिसपे आप चाहोगे तो आप जितना चाहो आप उस पर पैसा खर्च कर सकते हो। तो जैसे कि चॉकलेट में मैंने आपको बोला, ठीक है, अब क्या हुआ कि चॉकलेट मुझे इतनी पसंद है, मैं गई मार्केट में और मैंने कहा कि चलो चॉकलेट जो है वो मुझे खानी ही खानी है। और कम से कम मुझे जो है वो 20 रुपए की तो चॉकलेट आती, 10 रुपए की आती, चलो 10 की आती छोटी वाली चॉकलेट। तो मैंने ये अनुमान लगाया कि चलो कम से कम 50 रुपए तक की भी चॉकलेट आ जाएगी ना, तो मैं तो खाऊंगी। उस टाइम में मुझे भूख भी बहुत लग रही है, सपोज करिए, और मुझे जाना है मार्केट में, और सबसे पहले जो अगर मुझे भूख लगती है तो मुझे चॉकलेट से ही पेट भरना है अपना। आपकी भी कोई भी चीज हो सकती है खाने के लिए, ठीक है। मैं मार्केट में गई और मैंने सोच के देखा हुआ था कि चलो चॉकलेट खानी है। तो मैं गई चॉकलेट लेने के लिए शॉपकीपर के पास, और मैंने बोला कि भाई आप मुझे ना एक चॉकलेट दे दो। और क्या नाम है, तो वो बोलेगा मैम 20 रुपए की चॉकलेट है। तो मैंने कहा चलो 20 रुपए की आप चॉकलेट दे दो। उसने मुझे 20 रुपए की चॉकलेट दे दी, दैट इज कॉल्ड प्राइस। ये क्या है, 20 रुपए प्राइस है। लेकिन जब मैंने उसे खाया 20 रुपए की चॉकलेट को, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मेरा मतलब इतना मजा आया मुझे, कि वो जो मेरी एमयू है ना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो मुझे 100 गुना मिला, यानी खाने पे। तो अगर मैं बात करूं आपके, तो 100, कितनी यूटिलिटी मिली मुझे, 100। तो मैंने सोचा कि बताओ 20 रुपए की चीज है, सोचो, और उसको खाने के बाद मुझे जो मजा आया है वो 100 रुपए का आया है। क्योंकि हम लोग मेजर तो नहीं कर सकते, बट यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना अप्रोच कार्डिनल। तो मुझे उसको यूटिल्स में अगर मैं नापूं तो मैं कहूंगी कि 20 रुपए की चीज थी चॉकलेट, और मुझे 100 का मजा आया, 100 यूटिल्स का मजा आया। तो इससे मैं क्या करूंगी, मैम आप ज्यादा खरीदोगे कि भाई पैसे तो वसूलने थे, उससे ज्यादा ही आपको मजा आ गया, जो पैसे तो 20 रुपए थे, 20 रुपए के चक्कर में 100 का मजा मिल रहा है खाने का। तो फिर मैं क्या करूंगी, इसका मतलब मेरी यूटिलिटी ज्यादा है, जो मैंने अभी आपको बताया, एम यू इज ग्रेटर देन, ये फर्स्ट कंडीशन, कि आपका एम यू क्या है, प्राइस से बड़ा है, यानी आपके प्राइस के हिसाब से आपकी खुशी बहुत ज्यादा हो रही है उसे खाकर, 100 यूटिल्स में हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगी, तो मैं और खाऊंगी कि अरे यार 20 रुपए में तो मिल रहा है, मैं और चॉकलेट लेने लग जाऊंगी। अभी तो मैंने एक चॉकलेट दी थी, अब मैं कहूंगी एक और दे दो, एक और दे दो, एक और दे दो। आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कल पढ़ा था, जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे सेम चीज, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। ये तो आपने पढ़ा होगा ना। एक चॉकलेट मैंने जो खाया, फिर दूसरा चॉकलेट खाऊंगी तो मुझे 80 का ही मजा आएगा, तीसरी में खाऊंगी तो मुझे 60 का ही आएगा, चौथा में चॉकलेट खाऊंगी तो मुझे 40 का ही आएगा, है ना। और मैं अगर पांचवा खाती हूँ चॉकलेट तो मुझे 20 का ही आएगा। अब तुम यहाँ देखो, मैं 20 तक पहुंच गई हूँ, और प्राइस कितना था बेटा, 20। 20 और 20 बराबर, यानी मुझे इसी पॉइंट पे पहुंचना है। तो मैं जब तक चॉकलेट खाती रहूंगी जब तक प्राइस और एमयू दोनों बराबर ना हो जाए, और पांचवे चॉकलेट पे दोनों बराबर हो गए हैं, देखो। तो कंज्यूमर जो है वो तब तक कंज्यूम करता जाएगा जब तक उसका जो एमयू है वो प्राइस के बराबर ना हो जाए। कहाँ से शुरू किया था हमने, 20 और 100 से शुरू किया था। एक चॉकलेट 20 की ली थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, और मैंने खाया, और खा के मुझे ऐसा लगा जैसे 100 गुनी खुशी मुझे मिली। वो मैंने लिख दिया 100 यूटिल्स।
फिर मैंने कहा भाई 20 में जब मुझे 100 की खुशी मिल रही है तो मुझे और ले लेना चाहिए, सस्ता है ये तो, मेरी खुशी से तो पैसे सस्ते हैं। तो मैंने और चॉकलेट ली। करते खाते 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 एकदम उब गई खा के, कहते हैं ना एक उल्टी सी आने को हो जाती है अगर एक लिमिट में खा लो तो आप। तो मैं वहां तक खाऊंगी जहां तक आपकी MU आपके प्राइस से बराबर ना हो जाए। तो 5वीं आइसक्रीम पे जो आपका MU है 20 और 20 दोनों बराबर हो गए। आ गया समझ में? ये थी आपकी पहली कंडीशन जब MU ग्रेटर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके दूसरे कंडीशन की, इसके अंदर जो है MU इज स्मॉलर देन PX। सपोज करिए वही चॉकलेट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और मैंने सोचा था कि भाई चॉकलेट दे दो मुझे, और मैं दुकानदार के पास गई, उसने मुझे चॉकलेट दी, मैंने खाया चॉकलेट में, मेरे को कुछ ज्यादा खास मजा नहीं आया, उसने मुझे पकड़ा दी कोई भी चॉकलेट, और मुझे कुछ ऐसा स्वाद नहीं आया, कुछ टेस्ट नहीं आया। ठीक है। अब मैंने कहा मेरे तो 20 रुपए भी चले गए, मतलब 20 जितने मैंने पैसे, आप लोग करते होगे ना, ज्यादातर घर में सब करते हैं कि अरे सूट हम इतने का तो ले आए, इतने का था नहीं। ये तो करते हो आप लोग कि 1000 रुपए तो दे आए पर 1000 का सूट नहीं था, उसने ठग लिया दुकान वाले ने, मजा नहीं आता। तो वही चीज सपोज करिए 20 की चॉकलेट तो मैंने दे दी थी, लेकिन जो मुझे मजा है ना वो मुझे सिर्फ 5 रुपए का ही आया। तो जब मुझे मजा नहीं आया तो इसका मतलब अब मैं कंज्यूम नहीं करूंगी। ठीक है। अब मैं कंज्यूम नहीं करूंगी, अब मैं अपना कंजम्पशन कम कर दूंगी। तो जैसे जैसे कंजम्पशन कम करते जाते हैं तो MU बढ़ जाएगा। उल्टा केस नहीं पड़ा है, जैसे जैसे कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है। लेकिन अगर उल्टा कर दें, जैसे जैसे कम खाएंगे तो कहते हैं ना जो चीज हमें मिलती नहीं है उसकी इच्छा और बढ़ती है। तो जैसे जैसे मैं कम करती चली जाऊंगी, सपोज करिए, है ना, कम जैसे 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 रिड्यूस करती जाऊंगी, और तब तक रिड्यूस करूंगी जब तक ये 5 5 के बराबर ना हो जाए। जब तक ये 5 5 के बराबर ना हो जाए, यानी MU जो है आपका, अब देखो, सॉरी 20 20 के बराबर ना हो जाए। जैसे कि अब मैंने कहा आपसे कि अब मैं कंज्यूम नहीं करूंगी, कंज्यूम अब मैं नहीं करने वाली। तो जैसे कंज्यूम नहीं करूंगी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, 5 10 15 20। तो जब तक रिडक्शन करते जाओ जब तक 20 20 के बराबर ना हो जाए। ठीक है। आ गया समझ में? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। कोई भी एक प्रोडक्ट है, सपोज करिए कोई भी खाने का है, समोसा है, अगर आप जाते हो और आप समोसा लेते हो 10 रुपए का, तो आज मिलता ही नहीं है, आज के टाइम पे तो 20 रुपए का मिलता है। ठीक है। तो अगर आप 20 रुपए का एक समोसा खाते हो और आपको समोसा खा के जो जिंदगी की खुशी मिलती है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आप भूख भूख भी लगी होती है आपको। ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो कि आपका सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए आपको सस्ती में, आपका 20 रुपए में आपको इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है तो आप और खाना शुरू कर देते हो, और जब तक खाते रहते हो जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर ना हो जाए। दूसरा कंडीशन जब आता है जब आप कोई चीज पैसे तो दे देते हो लेकिन जो है वो आपको उतना मजा नहीं आता, तो आप कंजप्शन कम कर देते हो। और जब आप कंजप्शन कम कर दोगे, चीज नहीं खाओगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, और वो तब तक बढ़ती जाएगी जब तक, यानी आप जब तक उसको कम करते जाइए, रिडक्शन करते जाइए, जब तक वो आपके प्राइस के बराबर ना हो जाए MU। बस इतना सा कहना है इस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आपको अपने पैसे दो चीज में खर्च करने पड़े तब आप क्या करेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी। तो जब आपको अपना पैसा, अब थी तो आप सिर्फ समोसा या चॉकलेट पे खर्च कर रहे थे, अब आपको दो चीजों पे खर्च करनी है, एक समोसा एक गुलाब जामुन। ठीक है। तो आपको अब दो सामान पे अगर आपको करनी है तो आपको अपने पैसे इस तरीके से खर्च करने पड़ेंगे कि समोसे का 1 रुपए और आपके रसगुल्ले पे खर्च किया हो 1 रुपए, दोनों का सेटिस्फेक्शन आपको बराबर मिले। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। इसकी बेटा दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आप इसको करोगे MU, चलो मैं आपको ये दिखा देती हूँ सीधे। इसकी पहली कंडीशन ये होती है MUX, ये एक प्रोडक्ट का है, डिवाइडेड बाई प्राइस इक्वल टू MU वाई दूसरा प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाई PY, मार्जिनल यूटिलिटी X डिवाइडेड बाई प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाई PY। इसमें ये चीज बोली जाती है कि आपके पास सपोज करिए दो चीज है, जैसे कि मैंने आपको एक लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ाया था, वही चीज यहाँ पर ये है कि सपोज करिए आपके पास ये S फॉर समोसा है, G फॉर गुलाब जामुन है, आपके पास 50 रुपए है। तो आप पहले क्या खर्च करोगे? तो आपने बोला कि मैम 10 10 की हैं दोनों चीजें, तो आपने 10 रुपए समोसे पे खर्च किया, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, पहला समोसा। फिर दूसरी चीज आपने गुलाब जामुन पे 10 रुपए खर्च किए, तीसरे पे फिर आपने समोसा खर्च किया, चौथे पे आपने फिर एक गुलाब जामुन लिया। ठीक है। चौथे पे आपने फिर एक गुलाब जामुन लिया, और पांचवा जो बचता है वो आप मान लीजिए समोसे पे ही खर्च कर देते हो। तो यानी जो समोसे पे आखिरी के जो आपने रुपए खर्च किए थे, ये वाला,
और जो गुलाब जामुन पे आपने आखिरी के पैसे जो खर्च किए थे, इन दोनों का सेटिस्फेक्शन बराबर होता है। इसमें भी कंडीशंस हो जाती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप समोसे पे ज्यादा खर्च कर देते हो, तो आप तब तक समोसा खाओगे जब तक आपका दोनों प्राइस दोनों जो है वो बराबर ना हो जाए। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, तो आप जब जितना समोसा खाते जाओगे ना, फिर उतना आपको समोसे से नफरत होती जाएगी, यानी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगी, तो उतने तक आ जाएगी जितना आपके दूसरे सामान के वो बराबर आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप दूसरे कम्युनिटी गुलाब जामुन को ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हो खाना, तो फिर गुलाब जामुन आप इतना खाओगे इतना खाओगे इतना खाओगे कि गुलाब जामुन से नफरत हो जाएगी, यानी उसका एमयू गिरने लगेगा। और जब उसका एमयू गिरने लगेगा तो आप कब तक गिराओगे, जब तक वो दोनों बराबर ना हो जाए। तो वही चीज है कि इसका आखिरी का पैसा खर्च किया हुआ और समोसे पे आखिरी का पैसा खर्च किया हुआ बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल ही है। इसका दूसरा कंडीशन इसके अंदर ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया, एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज ज्यादा खाओगे, जितना कंज्यूम करोगे, तो एमयू जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो आपकी गिरेगी ही गिरेगी। इसीलिए अगर आप उसके बाद भी नहीं रुकते हो तो फिर आप कभी जिंदगी में इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो। भाई अगर आप खाते ही रहोगे समोसा ही खाते रहोगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब पहुंचोगे, गुलाब जामुन के बराबर कब आओगे, नहीं आ पाओगे ना। इसलिए ये तो लगेगा ही लगेगा कि एमयू जरूर फॉल होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका मार्केट डिमांड, नया टॉपिक है आज, लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड is the amount of a commodity that consumer is willing to purchase or is ready to purchase from a market at a given price during a given period of a time. In other words, demand refers to the quantity of a commodity which consumer or household is willing to buy for a market at a particular price during a particular period of a time. देखो डिमांड का क्या मतलब है, जो आपकी जिद होती है, नहीं डिमांड आपकी इच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो डिमांड का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं होती। अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे ना 1 लाख का आईफोन चाहिए, मुझे चाहिए, बट मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है, तो क्या ये डिमांड होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये तो डिजायर है, ये तो इच्छा है, ये तो वांट है मेरी। इट इज नॉट अ डिमांड। डिमांड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को चाहते हो लेकिन आप रेडी हो पैसे देने के लिए, यानी खरीदने के लिए। आपको प्राइस का परफेक्ट पता है और आपको टाइम का पता है कि आपको कब लेना है, दैट इज कॉल्ड डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग सोचते हैं डिमांड नॉर्मली डिमांड है, ऐसा नहीं है। जैसे कि इसका फीचर्स पढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसके में डिजायर्स एंड डिमांड। डिमांड इज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी फिर विच अ कंज्यूमर हैज विलिंगनेस एंड एबल टू बाय। मैंने अभी आपको बोला डिजायर और डिमांड अलग है। मैंने अभी आपसे बोला कि मुझे आईफोन चाहिए पर फूटी कौड़ी ही नहीं है जेब में, तो फिर कहाँ से मैं आईफोन खरीद लूंगी? तो दैट इज नॉट अ डिमांड, दैट इज डिजायर। लेकिन डिमांड जब होगी जब मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं 1 लाख दे के जाके, मेरी इच्छा है आईफोन खरीदने की, दैट इज कॉल्ड अ डिमांड। दूसरा है डिमांड एंड प्राइस। डिमांड इज ऑलवेज एट अ प्राइस। देखो जब तक प्राइस नहीं पता होगा, मुझे पता ही नहीं कि 1 लाख का आईफोन है, तब तक डिमांड कैसी? जब तक प्राइस का बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो किसी भी चीज की कोई मीनिंग नहीं होता बेटा, जब तक उसकी कीमत के बारे में आपको नहीं पता। तो कंज्यूमर को उसकी कीमत के बारे में पता होना जरूरी है, तभी डिमांड हो सकती है। थर्ड है पॉइंट ऑफ अ टाइम। थर्ड है पॉइंट ऑफ अ टाइम। पॉइंट ऑफ अ टाइम का मतलब क्या होता है? द अमाउंट डिमांडेड मस्ट रिफर टू सम पीरियड ऑफ अ टाइम। जैसे इसका कुछ टाइम होना चाहिए, जैसे कि मैं अगले 3 महीने में खरीदूंगी या मैं अगले 1 तारीख को खरीदूंगी, या जैसे अगर राइस है तो राइस जैसे 10 kg चाहिए, राइस हर हफ्ते चल लगता है राशन हमारे घर में। पॉइंट ऑफ टाइम भी तो है ना, आप हर महीने राशन खरीदते हो तो फिक्स टाइम पे खरीदते हो कि नहीं? हर महीने सैलरी आती है तो रेंट पे करते हो कि नहीं पे करते हो, बिजली का बिल पे करते हो ना, एक पॉइंट टाइम पे ही तो करते हो ना। तो इसीलिए एक टाइम का होना भी बहुत जरूरी है। यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। अ कंज्यूमर इज रेशनल एंड डिमांड्स ओनली दोज कमोडिटी विच प्रोवाइड यूटिलिटी। देखो आजकल जो है वो कुछ ज्यादा ही होशियार है हमारे कंज्यूमर्स, तो उन्हें पता है कि उन्हें कौन सी चीज से ज्यादा खुशी मिलती है। और ऐसा देखा गया है कि आज के जो जनरेशन है वो फालतू की चीजों में ज्यादा खुशी ढूंढती है। मतलब उन्हें आईफोन लेना, उन्हें शो ऑफ करना, उन्हें फालतू की चीजें करने में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो वही चीज खरीदते हैं जिससे उन्हें यूटिलिटी मिलती है, जो कि हमारी नजर में गलत है। जैसे मैंने आपको बोला था यूटिलिटी जो है वो इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि आपकी खुशी जो है वो चीज वो आपके लिए सही हो। तो यही चीज है कि हमारे कंज्यूमर बहुत होशियार है, रेशनल है, तो वो वही सिर्फ डिमांड करते हैं जिनसे उन्हें यूटिलिटी मिलती है।
चलिए नेक्स्ट आता है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि आप क्या क्या चीजें हैं जिससे डिमांड घट सकती है या बढ़ सकती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ भी जाती है और घट भी सकती है। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। तो प्राइस तो सबसे बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी मैं आपको आगे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। छोटा सा बता देती हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं एक का प्राइस बढ़ गया तो आप दूसरा खा लोगे, दूसरी चीज खरीद लोगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जिसका अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का भी बढ़ ही जाएगा, यानी दोनों साथ में चलते हैं, तो इससे भी डिमांड में फर्क पड़ता है। तीसरा है कंज्यूमर की इनकम। देखो कंज्यूमर की इनकम तो सबसे बड़ा रोल है। कंज्यूमर की इनकम तो सबसे बड़ी चीज रोल है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो चीजें ज्यादा खरीदेगा, यानी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। सब आप लोग सब अमीर हो जाओगे तो सबके घर मर्सिडीज होगी, लेकिन अगर आपके पास इनकम नहीं है तो फिर नहीं हो सकता, डिमांड कम हो जाएगी मर्सिडीज की। फिर आता है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो कंज्यूमर का टेस्ट तो नहीं कह सकते, यहाँ पे लड़कियों का टेस्ट लिख सकते थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता लड़कों में इतना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का ज्यादा कंपैरेटिबिलिटी अगर करा जाए तो कंपेरेबिलिटी अगर करा जाए तो आई थिंक लड़कियों में ज्यादा टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है कंपेयर टू बॉयज। क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब सपोज करिए कि अगर कोई फैशन में आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है, ड्रेस आ रही है, तो लड़कियां उन्हें सबसे पहले खरीदती हैं चाहे वो कितना भी महंगा आ जाए। तो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस यही होता है कि अगर आपको कोई चीज पसंद है या कोई चीजें ट्रेंड में आ रही है, फैशन में आ रही है, तो फिर वो चाहे 1 लाख की आए चाहे 2 लाख की आए तो वो तो आप खरीदोगे ही खरीदोगे। तो उससे तो डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। फिर आता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। देखो भाई इतना खर्चा कर रहे हैं आजकल के लोग एडवर्टीजमेंट में, तो अगर एडवर्टीजमेंट में खर्चा ज्यादा किया जा रहा है, उसको इतने अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, तो फिर आप तो जाओगे ही जाओगे ऐड देख के। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो ऐड देख के ही खरीदते हैं। जैसे वो डिटॉल का एड जो है वो कितना खूबसूरत बनाया गया था इस बार, अगर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत वायरल भी हुआ है वो डिटॉल का एड। ठीक है, वो बच्चे का एड दिखाया था, वो गिर जाता है। तो इस तरीके से जब एड पे खर्चा किया जाता है तो सब डिटॉल खरीदने फिर पहुंच जाएंगे। तो यानी अगर आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हो तो डिमांड भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग हम लोग आजकल जो है वो टीवी फोन ये सब एड देख के ही हम लोग चीजें खरीदते हैं। फिर है कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस। देखो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो अगर सपोज करो कि अगर कंज्यूमर सोचता है कि कल को कोई चीज जो है वो ज्यादा महंगी हो जाएगी, एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे गोल्ड है, सबने खरीद भर लिया होगा तिजोरी, महंगे हैं तब भी खरीदा है। 1.5 लाख से ऊपर सोना चला गया लेकिन दुकानों में भीड़ कम नहीं है। इसका रीजन क्या है? कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। उन्हें पता है कि अभी 1.5 लाख हो चुका है, अगले शादी का सीजन जब अभी आ जाएगा नवंबर दिसंबर में तो सोना 2 लाख जाएगा। उन्हें पता है कि ये चीज पड़ने वाली है, तो वो पहले से ही खरीद लेते हैं चाहे अभी कितना भी महंगा हो। तो ये आपके आंखों के सामने है इकोनॉमिक्स, आप देख सकते हो। फिर आता है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। देखो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट में थोड़ा सा ये है, अगर मैं इसको एक वर्ड में करूँ तो देखा देखी कह सकते हैं या होड़ कह सकते हैं, अगर आप लोगों को हिंदी में ये वर्ड पता हो तो। कहते हैं ना एक दूसरे को देख के कॉपी करना, एक दूसरे की होड़ करना, जो बहुत चल रहा है। अरे इसके घर में गाड़ी खरीदी खड़ी है तो हम क्यों नहीं ले आते गाड़ी, नेबर को देख के, फ्रेंड्स को देख के। अरे मेरी फ्रेंड के पास ना आईफोन है तो मैं भी लेके आऊंगा। दैट इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। कि आप क्या कर रहे हो ना, दूसरों की देखा देखी कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, उसकी वजह से आप खरीद रहे हो, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। आपके फ्रेंड ने आईफोन लिया तो आपको भी चाहिए, चाहे आपको जरूरत हो या ना हो, बट आपको चाहिए क्योंकि आपके फ्रेंड ने लिया है, आपके पड़ोसी ने लिया है, इसीलिए। दैट इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। फिर आता है पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। देखो भाई जितनी ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। जैसे हमारी इंडिया और चाइना भर 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 के पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में भी, है ना। तो वही वाली चीज है कि जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहां लोग ज्यादा खरीदेंगे। भाई कम लोग होंगे तो कम खरीदा जाएगा, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा खरीदा जाएगा। लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर हमारी कंट्री में पैसा जो है गरीब और अमीर दोनों को बराबर बांट दिया जाए, गरीब और अमीर दोनों को बराबर बराबर अगर बांटा जाए तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर एक ही पार्टी को ज्यादा दिया जाए, सपोज करिए अगर अमीर के पास ज्यादा ही पैसे हैं, गरीब के पास नहीं है, तो अमीर तो फिर लग्जरियस आइटम्स ही खरीदेगा, बाकी के सामान कौन खरीदेगा? वो तो फिर मर्सिडीज हो गई और आपका पोर्शे, आपकी ये सारी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। तो फिर गरीब आदमी तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ खरीद सकता है ना। फिर डिमांड जो जो छोटी छोटी कारें हैं, 2 लाख में, 3 लाख में, 5 लाख में, 6 लाख में जो गाड़ियां आती हैं, उन्हें फिर कोई नहीं खरीदेगा अगर सारा पैसा अमीर पे ही चला जाए। तो इसलिए दोनों तरफ से इनकम बांटना बहुत जरूरी है, इक्वालिटी होनी चाहिए, गरीब अमीर दोनों के पास ही बराबर का पैसा होना बहुत जरूरी है, तभी तो हर चीज की डिमांड बैलेंस रहेगी ना। तो आई होप आपको डिटर्मिनेंट समझ में आ गया हो। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, जिसे बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस मैं अभी आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है। द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड विद अ डिक्रीज इन द प्राइस एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स विद एन इंक्रीज इन द प्राइस। In other words, there is an inverse relationship between the quantity demanded of a commodity and its price. The term other things being constant implies that income of the consumer, his state preferences, price of the related goods remains constant. देखो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलती है कि सब चीज को साइड रख दो। सेट्रस पेरिबस, सेट्रस पेरिबस का मतलब होता है सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। कांस्टेंट मतलब स्टैचू, उनका कोई रोल नहीं है। इसका रोल होगा डिमांड का, किसी भी सामान का जो डिमांड का रोल है वो प्राइस के साथ रिलेट करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। यानी बाकी किसी चीजों को रखिए साइड में, डिमांड का रिश्ता खाली प्राइस के साथ होगा। किसके साथ होगा बेटा? प्राइस के साथ, और किसी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, सबको कर दो स्टैचू। इसे बोलते हैं सेट्रस पेरिबस। यानी अगर किसी गुड्स का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कम, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम। यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब समझते हो क्या होता है? एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर ए जाएगा ईस्ट तो बी जाएगा वेस्ट, एक जाएगा नॉर्थ एक जाएगा साउथ। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द इट्स प्राइस। यानी प्राइस और डिमांड के बीच में रिश्ता रहता है, वो भी कौन सा? इनवर्स, उल्टा। एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा ही जाएगा। अब मैंने अभी आपको बोला था कि सारी चीजें साइड रख दो, स्टैचू रख दो, तो क्या क्या चीजें स्टैचू रख सकते हैं? जैसे कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है घट रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं। कंज्यूमर के टेस्ट में कोई चेंज आ रहा है, उसके कोई प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कुछ बदलाव आ रहा है, जिसे बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है प्राइस से। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। आ गया समझ में? इसका एक्सप्लेनेशन देखो, यहाँ पर इस तरीके का ये कर्व बनता है डिमांड कर्व, थोड़ा सा स्ट्रेट है, थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो है आपके ऑरेंजेस दिखाए हुए हैं, संतरे 5 पर यूनिट, और उसकी डिमांड दिखाई हुई है। तो यहाँ पर आप देखो जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है, दैट इज ये आपका प्राइस है, तो जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, वैसे वैसे डिमांड बेटा बढ़ रही है। 100, ये डिमांड देख रहे हो नीचे, 100, 200, 300, 400, 500, 600। यानी पहले जब संतरे का प्राइस 5 रुपए था तो डिमांड थी 100 की। डिमांड कितनी थी? 100 संतरे की। जैसे ही प्राइस 5 घट के 4 पे गिर गया, वैसे ही डिमांड बढ़ गई 100 से 200 की। फिर प्राइस और कम हो गया, 3 रुपए आ गए तो डिमांड फिर से बढ़ गई 300। फिर प्राइस 2 रुपए का हो गया तो 400। फिर संतरा 1 रुपए का हो गया तो डिमांड आपकी बढ़ गई 600। आ गया समझ में? तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, नीचे वाले टेबल में देखो 5 4 3 2 1, वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ रही है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यानी देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो प्राइस नीचे जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। यही आपको लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, अब कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डिमांड कर्व का जो स्लोप था वो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? नीचे की तरफ जाना मतलब बढ़ रही है डिमांड। तो इसका सबसे पहला रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं चीजें, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाती है। दूसरा है इनकम इफेक्ट। देखो इनकम इफेक्ट तो होता ही होता है बिल्कुल। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो इससे आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। इनकम इफेक्ट का मतलब आपकी 500 से 1000 सैलरी नहीं बढ़ रही है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ना। मैम ये परचेसिंग पावर क्या बढ़ना, जिसे बोलते हैं रियल इनकम बढ़ना। देखो अगर कभी भी कोई भी चीज मैं आपको बता देती हूँ, नॉमिनल और आपकी नॉमिनल इनकम और रियल इनकम क्या होती है। अगर मैं एनी की बात करूँ तो नॉमिनल इनकम का मतलब, सपोज करिए बेटा आपकी सैलरी 100 रुपए है महीने की, एग्जाम्पल लेके चलो भाई, 100 रुपए। नहीं मैम आपने तो बिल्कुल ही मजदूरों वाले वो दे दिए। 100 रुपए है आपकी मंथली इनकम, सपोज करिए 100 से 200 बढ़ गई, तो ये होता है कि आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, एनआई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने अभी आपको बोला रियल इनकम बढ़नी चाहिए, आरआई, रियल इनकम कैसे बढ़ती है मैम? रियल इनकम बेटा जब बढ़ती है जब आपकी सैलरी तो उतनी की उतनी ही रहेगी, सैलरी तो उतनी की उतनी रहती है, लेकिन प्राइस कम हो जाते हैं सामान के।
में प्राइस कैसे कम हो जाते हैं सामान के? सपोज करिए बेटा, पहले आप 100 रुपए की आपकी सैलरी थी और आप 100 रुपए में सिर्फ 1 किलो आम खरीदते थे। 1 किलो आम 100 रुपए का मिलता था, तो आप 100 के 100 रुपए का 1 किलो आम खरीदते थे। अब उन्होंने क्या किया, 50 रुपए कर दिए 100 की जगह। अब 50 रुपए में आप 1 केजी ले सकते हो। तो अब वो 100 की जगह कितने ले सकता है आम बेटा? अब वो 2 किलो ले लेगा। पहले वो 1 किलो ही लिया करता था, क्योंकि 100 रुपए का 1 किलो था। लेकिन जैसे दाम घट गए, आधे हो गए, आम के दाम 50 रुपए किलो हो गए, तो अब वो क्या कर रहा है, 100 के 2 किलो खरीद रहा है, यानी ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है। उसी पैसे से ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना, दैट इज कॉल्ड रियल इनकम। और वही चीज बोली जाती है इनकम इफेक्ट। कहीं सोचो कि मैम जेब वाली सैलरी बोल रही है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब जब कोई भी चीज सस्ती हो जाए दूसरे कंपेयर के मुकाबले। कोका कोला है और पेप्सी है, कोका कोला 50 रुपए की आती है, पेप्सी भी 50 की आती है। पेप्सी वालों ने 40 रुपए कर दिए, क्या खरीदोगे? कोका कोला छोड़ के पेप्सी पे आ जाओगे। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब कोई भी दो माल है और एक माल सस्ता हो जाए, तो दूसरे के मुकाबले वो सस्ता हो जाए, तो आप उसी चीज को खरीदोगे, क्योंकि दुनिया सस्ते पे ही भागती है। नेक्स्ट है न्यू कंज्यूमर्स। देखो कभी कभी क्या होता है, अच्छे अच्छे गुड्स होते हैं, जैसे सामान होता है, तो अगर उसके प्राइस गिर जाते हैं ना बेटा, तो जो लोग नहीं भी खरीदते थे ना, तो नए नए कंज्यूमर्स भी आके खरीदने लग जाते हैं। पहले आप नहीं खरीदते, सपोज करिए पहले आपको कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, आईफोन है, आईफोन 1 लाख का आता, तो आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं खरीदते होंगे। लेकिन सपोज करो सडनली 1 लाख का फोन 20 हजार में आ जाए, तो फिर अभी जो नहीं भी खरीदते थे ना, नए नए लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए। दैट इज कॉल्ड न्यू कंज्यूमर्स। फिर आता है मल्टीपल यूज ऑफ कमोडिटी। देखो मल्टीपल यूज ऑफ कमोडिटी कैसे है, अगर आप सपोज करो दूध है, दूध का पैकेट है, अभी 70, आई थिंक 72 समथिंग दूध है। मुझे भी फिक्स रेट नहीं पता है। बट अगर आप पैकेट का दूध लेते हो अमूल का, आई थिंक 72 है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 72 का आपको 1 केजी का दूध मिलता है। तो अभी इतना महंगा दूध है, तो आप क्या करते हो कि सिर्फ चाय बनाते होगे या दूध पीते होगे? इससे ज्यादा और क्या करोगे, है ना? खैर वो पीने लायक भी नहीं है। ऐसे दूध ही कोई पीने वाले दूध होते हैं क्या? ठीक है, तो आप ये करोगे। लेकिन अगर यही दूध 72 से कम करके 50 पे आ जाए, 40 पे आ जाए, तो आप उस दूध का क्या क्या कर सकते हो? आप उस दूध से अब दही भी जमाने लग जाओगे, उस दूध से चाय भी बनेगी, मिठाइयां भी बनाने लग जाओगे, यानी मल्टीपल यूज करने लग जाओगे। तो देखो प्राइस कम होने से क्या क्या फर्क पड़ता है डिमांड पे, देखा आप लोगों ने? चलिए अब आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब मैम अभी आपने बोला था कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अभी मैम आपने बोला था कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। मतलब सॉरी, अगर प्राइस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैम डिमांड कम हो जाएगी। आपने तो यही बताया था, बिल्कुल बताया था बेटा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और वो एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स बेटा एकदम से घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके सबसे सस्ता अनाज कौन सा, अगर मैं बात करूं तो बाजरा, ज्वार, आई थिंक यही होता है आपका सबसे सस्ता और सबसे खराब। मतलब अगर बोला जाए तो, क्योंकि भाई अब तो मल्टीग्रेन्स के आटे आने लग गए ना, आटा आप लोग मल्टीग्रेन्स का लेते हो ना, आप लोग खाते होगे अब तो अब तो जमाना बहुत आगे हो गया है, तो आज के लोगों के नजर में अगर देखा जाए तो ज्वार बाजरा ये सारी चीजें जो होती है बहुत ही सस्ती घटिया क्वालिटी के अंदर आती हैं। तो अब देखो गिफिन गुड्स के अंदर क्या होता है कि अगर इनके प्राइस बढ़ जाए, गिफिन गुड्स मतलब ज्वार, मान लो ये ज्वार लेके चलते हैं, सपोज करिए ज्वार के प्राइस बढ़ गए, ज्वार के प्राइस बढ़ गए या ज्वार के प्राइस कम हो गए, मान लीजिए ज्वार के प्राइस थे 50 रुपए से 70 रुपए हो गए, तब भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। पर मैम आपने तो बोला था कि एक चीज कम होती है तो एक चीज जाएगी, प्राइस अगर कम है तो डिमांड ऊपर जाएगी। तो मैंने अभी आपको बोला ये एक्सेप्शन है, इस केस में ये वाले रूल नहीं चलेंगे। इस केस में दोनों चीजें साथ चलेंगी, यानी डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर मैंने अभी आपको बोला कि ज्वार के जो बेटा पैसे हैं, मान लो 10 रुपए भी बढ़ गए हैं, तो भी इसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा, तब भी लोग उसे खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोगों की तरह सब अमीर थोड़ी ना है। भाई एक बात बताइए, जो एकदम लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए मल्टीग्रेन आटा अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा, वो व्हीट नहीं ले सकते वो लोग। समझ में आ रहा है? तो वही वाली चीज है कि उनको चाहे कितना भी सस्ता हो जाए, ये और भी सस्ता हो जाए तो भी वो खरीदेंगे, और चाहे महंगा हो जाए तब भी वो खरीदेंगे। यानी डिमांड वैसी की वैसी ही रहने वाली है यहाँ पे। तो वो चीज है आपकी गिफिन गुड्स। दूसरा आता है वेबलिन गुड्स। देखो वेबलिन गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल के नाम से जाने जाते हैं।
मैम स्टेटस सिंबल कैसे? स्टेटस का मतलब दिखावा। अभी आज के टाइम पे अगर मुझे तो ये भी नहीं पता कि सारे जो ब्रांडेड है वो कितने कितने प्राइस के आते हैं, क्योंकि भाई हम भी गरीब में ही आते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो मैंने कहीं तो सुना था कि रोलेक्स की वॉच आई थिंक पता नहीं कितने की आती है, चलो अंदाजा लगा लेते हैं। सपोज करिए रोलेक्स की वॉच 50,000 की आती है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके प्राइस बढ़ा दिए बेटा, 50,000 से रोलेक्स की वॉच जो है वो 1 लाख कर दी। तब भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। तब भी इसकी डिमांड क्या होगी मैम? बढ़ेगी। क्योंकि बेटा स्टेटस, जब तक आप महंगी चीज नहीं पहनोगे आप अमीर नहीं लगोगे। दैट इज कॉल्ड वेबलिन गुड्स। तो वेबलिन गुड्स बनाए ही इसीलिए जाते हैं बेटा। अगर इनकी वैल्यू गिर जाएगी ना तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो महंगी चीज, वही स्टेटस के लिए ही महंगी चीज खरीदी जाती है। तो अगर इसके प्राइस 1 लाख से 2 लाख भी हो जाएंगे ना तब भी लोग खरीदेंगे। तब भी उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड वेबलिन गुड्स। तीसरा है फ्यूचर प्राइस चेंजेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गोल्ड वगैरह होते हैं, तो फ्यूचर में आपको पता है कि प्राइस इसके जो है बढ़ेंगे। जैसे गोल्ड है, प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अभी उसे खरीदोगे और आगे भी खरीदोगे। कभी गोल्ड का ना कभी भी डिमांड कम नहीं होने वाली, उसके प्राइस बढ़ते जाएंगे और आप खरीदते जाओगे। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर प्राइस चेंजेस। फिर आता है इग्नोरेंस। देखो इग्नोरेंस जो है ना, ये तो मैंने बहुत लोगों को देखा भी है करते हुए, अपने खुद के घर में भी देखा हुआ है। तो कहते हैं ना इकोनॉमिक्स आपके चारों तरफ ही है। अगर आप ढंग से इकोनॉमिक्स को समझोगे ना तो इकोनॉमिक्स आपके चारों तरफ है। इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि लोगों के दिमाग में ना ये चीज बैठ जाती है कि जो सस्ती चीज होती है ना वो अच्छी नहीं होती, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ये मेरे घर में खुद मेरे जो है घर में मेरा भाई है, उसकी ये सोच है। दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। उसकी यही सोच होती है कि अगर आप जो है मार्केट से या आप किसी सेल में से अगर कोई कपड़ा खरीद के लाते हो तो उसकी सोच ये है कि वो 110% घटिया क्वालिटी का ही होगा, लेकिन ऐसा सच नहीं होता। तो इसीलिए लोग जानबूझ के भी जो है वो महंगी चीज ही खरीदना प्रेफर करते हैं, चाहे उसके कितने भी पैसे लगे वो देने को तैयार है। क्योंकि वो सस्ती चीज को इग्नोर करते हैं, उन्हें पता है कि खराब क्वालिटी की, बट ऐसा नहीं होता है। ये तो लोगों का एक तरीके का कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत ज्यादा। जो खरीदेगा उसे पता होगा। ये कैसे कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ब्रांडेड मंगाते हो तो वो चीज अच्छी निकलेगी। मैंने बहुत सारी चीजें मंगाई है जो बहुत खराब निकली है। ठीक है, तो वही वाली चीज है। तो इग्नोरेंस का मतलब यही होता है कि लोगों के माइंड सेट में ये चीज हो जाती है कि अगर सस्ती चीज है ना तो खराबी होगी, तो इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा महंगे पे ही पैसा बर्बाद कर देते हैं। ये चीज होती है इग्नोरेंस। फिर होता है इमरजेंसीज। देखो इमरजेंसीज की सिचुएशन जब आ जाए, वॉर, फ्लड, कोविड आ गया था, तो उस टाइम पे राशन वगैरह सब महंगा हो गया था, तब भी आप खरीद रहे थे। तब भी आप खरीद रहे थे क्योंकि इमरजेंसीज है। अगर वही मैं बात करूं बेटा इमरजेंसीज में मेडिकल की बातें करूं, अगर मैं कहूँ कि मेडिसिन है, मेडिसिन के बेटा कितने भी प्राइस बढ़ा दो, कितने भी प्राइस बढ़ा दो, क्या आप उसे खरीदना बंद कर दोगे? सर दर्द की टैबलेट अगर लाख रुपए की भी कर दोगे तो भी आप खरीदोगे ही खरीदोगे। खैर उसकी डिमांड कम नहीं होगी। उसकी डिमांड कम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बेटा ये इमरजेंसीज की चीजें हैं। नेक्स्ट आता है चेंज इन फैशन एंड टेस्ट। अभी आपको बोला जो ट्रेंड में चल रही है चीजें। तो भाई हमें तो माधुरी दीक्षित का या मनीष मल्होत्रा का लहंगा चल रहा है, तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा चाहे 10 लाख में आए हमें तो लेना ही लेना है। तो अगर उसके प्राइस 10 लाख से 50 लाख भी हो जाएगा तो भी हम तो लेंगे ही लेंगे। दैट इज कॉल्ड योर चेंज इन फैशन। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई नहीं रहा है, यहाँ पे इस केस पे अलाउड ही नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। देखो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज का मतलब ऐसा होता है कि जो चीज हमारे लिए इतनी जरूरी भी नहीं है बट हमारे सर्वाइवल के लिए भी नहीं है। यानी रोटी कपड़ा मकान से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ। जैसे कि अभी तो सोचते हो कि रोटी खा रहे हैं या कपड़ा है हमारे पास या हमारे पास मकान है, तो थोड़ी सी लालच बढ़ा सकते हैं कि चलो अभी तो 100 रुपए की टी शर्ट पहन रहे हैं तो 500 रुपए की ब्रांडेड खरीद लेते हैं, थोड़ा सा लालच आ जाना। तो कॉन्शियस नेसेसिटीज वही नेसेसिटीज होती है जो आपकी बीच की होती है। एकदम बिल्कुल जरूरत भी नहीं होती और ज्यादा जरूरत भी नहीं होती, यानी मतलब बेसिक तो है आपके पास, थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा बढ़कर होता है। चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा लालच होता है, दिखावा होता है थोड़ा सा कि नहीं नहीं कपड़े तो है हमारे पास थोड़े से महंगे हो, नहीं नहीं हमारे पास रोटी तो है पर रोटी के साथ जो है वो मक्खन हो, है ना, वो वाली चीज है यहाँ पर, इसे बोलते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। चलिए फिर आता है बैंड वैगन इफेक्ट। देखो बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब यहाँ पर होता है भेड़ चाल। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है भेड़ चाल। आपने देखा होगा ना कि वो ये चीज खरीद रहे हैं तो हम भी ये खरीद लेते हैं। आपने देखा होगा भेड़ चाल, अरे सब 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 बीजेपी को वोट दे रहे तो हम भी कमल को वोट दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट। यानी जो सारी दुनिया कर रही है पागलपन हम भी वही करेंगे। दैट इज कॉल्ड बैंड वैगन। अब सब सब आईफोन खरीद रहे हैं, सब आईफोन खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि ईएमआई पे भी लोग आईफोन खरीद रहे हैं। लेकिन लोग खरीद रहे हैं तो आपको लगता है कुछ तो है तो हम भी खरीद लेते हैं। दैट इज कॉल्ड
बैंड वैगन यानी भेड़ चाल वाली चीज, तो डिमांड फिर कैसे कम होगी इन चीजों की, नहीं कम होती है। चलिए, आई होप आपको एक्सेप्शन समझ में आ गए हो। नेक्स्ट है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी बोल दिया है, सभी चीज के अजम्पशन जरूर याद कर लेना। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले देर इज नो चेंज इन कंज्यूमर, अभी मैंने आपको बोला था सिट्रस पेरिबस, सब कुछ को क्या कर दो, स्टैचू कर दो, यानी किसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस, देखो कंज्यूमर के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, अगर चेंज आ गया ना तो फिर एक्सेप्शन आ जाएगा, मैंने अभी आपको बोला ना, चेंज आ जाएगा तो फिर आपका बेटा ये लॉ ऑफ रूल वाला जो मैंने आपको बोला कि प्राइस बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और डिमांड कम हो जाएगी, तो ये वाला रूल नहीं लग पाएगा बेटा। अगर आपके टेस्ट में चेंज आ गया, जैसे मैंने अभी आपको एक्सेप्शन में बताया, तो एक्सेप्शन में अगर मैंने जो चीजें आपको बताई हैं, अगर वो चीज आ जाएंगी तो ये वाला रूल कैसे लगेगा, इसीलिए कहा गया है कि कस्टमर के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड नॉट चेंज, जो दूसरे गुड्स होते हैं सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, उनके में भी कोई चेंज नहीं आएगा। देयर शुड नॉट, नॉट यहाँ पे मिस हो गया है, नॉट आएगा, नॉट नहीं है, नॉट आएगा यहाँ। देयर शुड नॉट बी सब्सिट्यूट फॉर द कमोडिटी, यानी कोई भी दो एक जैसी नहीं होनी चाहिए कमोडिटी, कि भाई अगर ये नहीं मिली तो हम इससे काम चला लेंगे, तब भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा फिर। द कमोडिटी शुड नॉट द कन्फर एनी डिस्टिंक्शन, यानी कोई भी कमोडिटी है वो शो ऑफ के लिए नहीं खरीदी जाएगी, स्टेटस के लिए नहीं खरीदी जाएगी। द डिमांड फॉर द कमोडिटी शुड बी कंटिन्यूअस एंड द पीपल शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंजेस इन द प्राइस, और ना ही लोग ये सोचेंगे कि आगे चल के कोई भी प्राइस में चेंज आएगा, यानी एक्सेप्शंस वाली सारी चीजें लागू होती है इसके अंदर, कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो ये इनवर्स रिलेशनशिप वाली चीज है ना बेटा, ये चल नहीं पाएगी, इसीलिए जो है वो सब कुछ कांस्टेंट कर दिया गया है, बाकी चीजें सिर्फ प्राइस से लेना देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज अफेक्टेड बाय टू बिहेवियर पैटर्न्स, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द इनकम इफेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड में ना दो चीजें अफेक्ट करती है, एक सब्स्टिट्यूशन एक इनकम। सब्स्टिट्यूशन इनकम आगे चल के पढ़ते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत देर से सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया नहीं है। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर ये होता है टी और कॉफी, एक हो गई टी, एक हो गया कॉफी। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए, चाय पत्ती के प्राइसेस बढ़ गए, या चाय के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो क्या होगा इससे बताइए। मैम अगर चाय के प्राइस बढ़ गए हैं तो हम लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे, तो यानी चाय की प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी का डिमांड बढ़ गया है। आप देख रहे हो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, दोनों साथ में है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए बोला गया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो आपने ऊपर पढ़ा है। तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, यानी एक सामान का, एक कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ने से दूसरी कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ गई है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एज द प्राइस फॉर वन गुड राइजेस कंपेयर टू सिमिलर गुड, कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट द सिमिलर गुड फॉर देयर परचेज। कंज्यूमर फटाफट कॉफी पीना शुरू कर देगा, सारे घरों में कॉफियां बननी शुरू हो जाएंगी चाय महंगी होने से। तो यानी एक सामान के प्राइस बढ़ने से दूसरे सामान की मांग बढ़ गई, दूसरे सामान की डिमांड बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इसे कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। आ गया समझ में, जो मैंने आपसे बोला था मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूसरा आता है इनकम इफेक्ट। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा बेटा, इनकम इफेक्ट आपका जेब का पैसा नहीं, यहाँ रियल इनकम की बात हो रही है, यानी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ना। क्या बढ़ना, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ना। एज द प्राइस गो अप, सपोज करिए 100 रुपए के आम थे, अब वो 200 रुपए के हो गए। पहले आप 100 रुपए का 1 किलो आम खरीदते थे बेटा, अब 200 रुपए बढ़ गए हैं, तो अब क्या होगा, आपकी जो परचेजिंग पावर है बेटा वो गिर जाएगी, इनकम इफेक्ट आपका कम हो जाएगा। यानी अब आप जो है आधा, पहले आप 1 किलो आम खरीदते थे, मुझे लगता है अब आप आधा किलो ही आम खरीदोगे, कम, ठीक है। अब आप जो है वो आम खरीदना बंद भी कर सकते हो, या कम खरीदोगे, अब आप सिर्फ जो है वो पाव या फिर आधा किलो आम ही खरीदोगे। तो ये होता है इनकम इफेक्ट। अगर यही प्राइस कम हो जाता तो फिर आप डबल खरीदते वो चीज, दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। अब देखो इसके अंदर भी ना एक चीज आती है जिसमें नॉर्मल गुड्स के बारे में बोला गया है। तो दो तरीके के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं, इन्फीरियर। नॉर्मल का मतलब अच्छी क्वालिटी गुड, जैसे ब्राउन ब्रेड, जैसे फुल क्रीम वाला दूध, जैसे आपका मल्टीग्रेन आटा, तो ये आपके हो गए नॉर्मल गुड्स। और इन्फीरियर गुड्स होते हैं जो थोड़े से सस्ते होते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, आजकल कोई नहीं खाता, व्हाइट ब्रेड हो गया। और आप और सस्ते में बताओ, जैसे जो चीज क्वालिटी में थोड़ी सस्ती होती है वो इंफीरियर गुड्स होते हैं। तो इसमें बोला गया है कि बेटा अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, सोचो अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, आप मुझे बताओ।
अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, यहाँ पे सिर्फ मैं इनकम की बात कर रही हूँ, आपके पैसे की बात कर रही हूँ, जेब के पैसा। अगर आपके जेब का पैसा बढ़ जाता है तो आप बताओ नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली सी बात है मैम, ब्राउन ब्रेड अब तो हम और खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे अगर इनकम बढ़ गई है तो हम तो और अमीर हो गए, हमें तो अमीरी का एहसास लेना है, तो हम तो अच्छी अच्छी चीजें, ब्रेड एंड बटर खाएंगे नाश्ता में, हम म्यूजली ओट्स खाएंगे नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। अगर वही इनकम कम हो जाती है तो फिर बेटा आप ब्राउन ब्रेड खाना बंद कर देते हो, तो डिमांड कम हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स के साथ केस है। चलिए बाद में आपको इंफीरियर डिफरेंट सारे बताऊंगी। फिर आता है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो डिमांड अलग होता है, क्वांटिटी डिमांडेड अलग होता है, दोनों चीजों में डिफरेंस है, समझना। The term demand refers to various quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of a commodity। यानी डिमांड का मतलब ये होता है बेटा, जहां पे कंज्यूमर जो है वो रेडी होता है अलग अलग प्राइसेस पे चीजों को खरीदने के लिए। और टर्म क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? रिफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। मैं घर से निकली, सोच के निकली थी, प्लानिंग प्लॉटिंग करके, कि अगर इन्होंने मुझे हाँ 500 रुपए में सूट दे दिया ना तो मैं 2 सूट ले लूंगी, और अगर नहीं दिया तो फिर मैं एक से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर 500 रुपए का सूट दे दिया उसने तो फिर मैं 2 सूट ले लूंगी उससे जाकर। दैट इज कॉल्ड डिमांड। यानी आप जो घर से सोच के जा रहे हो, जो आप घर से सोच समझ के जा रहे हो और तब जाके आप वो चीज खरीद रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिमांड। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड में मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं दुकान पे गई, मैंने दुकान वाले ने बोला मैडम 1,000 का सूट है, मैंने कहा भैया दो दे दो। यानी जो फिक्स प्राइस जो है उस पे जाके मैंने खरीदारी करी है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। एक एग्जाम्पल और ले लो। सपोज करिए कंज्यूमर की डिमांड होती है कि अगर भाई 15-15 रुपए की आइसक्रीम है तो आप मुझे दो दे देना। भाई 15-15 की अगर आइसक्रीम दे रहे हो तो आप मुझे दो दे देना, लेकिन अगर 10-10 रुपए की है तो 4 दे देना। भाई ये तो सब सोच के ही जाते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है कि आप सीधे जाके वो बोलता है कि मैडम 10 रुपए की आइसक्रीम, तो मैं कहूँ भाई 4 पैक कर दो, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ना तुम लोग, आप लोगों के लिए मैं बहुत ढूंढ ढांड के लाई हूँ ये चीज बुक में से निकाल के। ये चीज कर लो। देखो इसका ना अगर आप चाहते तो इसमें बहुत सारे पेजेस ऐड हो सकते थे, बट मैंने पूरी कोशिश की है ना कि आप लोगों को इस चार्ट से ना एकदम इतना क्लियर हो जाएगा ना कि आप लोगों को कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं। और दूसरी चीज जो है ना, थोड़ी सी मैंने इसमें मेहनत करी है आप लोगों के लिए इसको अरेंज करने के लिए, लेकिन इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे और आपको एक एक चार्ट में ना आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा ये वाला। तो देखो सबसे पहले ना चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज आता है। तो याद रखना डिमांड में जो चेंज आता है वो चेंज इन फैक्टर की वजह से आता है, अदर देन प्राइस। यानी प्राइस से चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। यानी मैम इसमें प्राइस को स्टैचू कर दो और बाकी सबको रिलीज कर दो। यानी इसके अंदर हमें प्राइस को हटा देना है, और बाकी जो और फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे इनकम, टेस्ट, आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, उनकी वजह से अगर डिमांड में बदलाव आए तो उसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और जब डिमांड चेंज होता है तो बेटा आपका डिमांड कर शिफ्ट होता है। शिफ्ट का मतलब या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर आपने ये याद कर लिया ना तो आई होप ये आप कभी जिंदगी में ये टॉपिक नहीं भूलोगे। फिर से बता देती हूँ, देखो चेंज इन डिमांड, डिमांड में अगर चेंज आए लेकिन वो प्राइस की वजह से ना आए, बाकी के फैक्टर की वजह से आए, तो उसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता है, या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो लेफ्ट या तो राइट। और अगर राइट शिफ्ट होता है, राइट राइट हमेशा राइट होता है, सही होता है, तो राइट का मतलब होता है डिमांड बढ़ गई है। और लेफ्ट शिफ्ट होता है तो डिमांड कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। आ गया समझ में? दूसरी तरफ आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड की बात नहीं करते, क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं, अगर आपने डेफिनेशन सही से पढ़ी हो। नहीं पढ़ी है तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। आप लोग ये छोटी छोटी चीजें नोटिस नहीं करते हो और एग्जाम में यही आ जाता है। ये दिखाती हूँ और फिर कहना कि मैम ने दिखाया नहीं था। इधर आ जाओ। लॉ ऑफ डिमांड में आप ये देख रहे हो, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। और क्वांटिटी डिमांडेड का रिश्ता किसके साथ होता है? प्राइस के साथ। और बाकी चीजें क्या होती हैं? सेट्रेस पेरिबस, यानी कांस्टेंट रहती है, स्टैचू रहती है। तो यानी क्वांटिटी डिमांडेड का हमेशा रिश्ता किसके साथ होगा? प्राइस के साथ होगा। ठीक है, आ गया समझ में? और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड का रिश्ता किसके साथ होगा? प्राइस के लिए। और चेंज इन डिमांड का रिश्ता किसके साथ होता है? अदर फैक्टर के साथ होता है।
तो जैसा कि आप दूसरी चीज हमने पढ़ी कि क्वांटिटी डिमांडेड में अगर प्राइस की वजह से चेंज आता है तो इसके अंदर जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट नहीं होता, हमारा डिमांड कर्व सिर्फ मूव करता है ऊपर और नीचे। अगर वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब हमारी डिमांड बढ़ गई है, और अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब हमारी डिमांड कम हो गई है, जिसे बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। अगर आपका चार्ट नीचे की तरफ जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, यानी डिमांड का बढ़ जाना। लेकिन अगर वही आपका चार्ट, जो आपका कर्व है वो आपका ऊपर की तरफ जाता है, तो समझो कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड है। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है आपकी डिमांड जो है वो बेटा घट गई है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड के अंदर आपके बेटा कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन का कर्व देख लो जो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको बोला था एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में बेटा चार्ट सेम रहता है, बस ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे पी से क्यू और पी से पी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, फाइन। लेकिन डिक्रीज और इंक्रीज में मैंने आपको बताया था कि राइट वर्ड जाएगा या तो लेफ्ट वर्ड जाएगा। राइट का मतलब आगे की साइड में एक कर्व बना हुआ है, और लेफ्ट का मतलब ये नीचे की तरफ जो बना हुआ है। तो आगे की तरफ बना हुआ है तो मतलब आपकी डिमांड बढ़ी हुई है, और पीछे की तरफ आया हुआ है तो यानी आपकी डिमांड जो है वो बेटा डिक्रीज है। ये चार्ट स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो इस तरीके से। अब इस चार्ट में मुझे ये बताओ कि पहली बात तो ये चेंज इन डिमांड है या क्वांटिटी डिमांडेड है। मैम ये चेंज इन डिमांड है। चेंज इन डिमांड का मतलब जो प्राइस से ना किसी और चीजों से अगर डिमांड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। अगर मैम बाहर की तरफ है तो ये राइट वर्ड शिफ्ट है, राइट वर्ड का मतलब मैम हमारी डिमांड बढ़ गई है। लेकिन अगर ये अंदर की तरफ है मैम तो इसका मतलब लेफ्ट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड का मतलब है हमारी डिमांड कम हो चुकी है, वो भी दूसरे फैक्टरों की वजह से। आ गया समझ में अब। फिर आता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन में मैंने अभी आपको बताया, एक्सटेंशन रिफर्स टू द राइजिंग इन द डिमांड ड्यू टू फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ कमोडिटी। यानी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड बढ़ गई है, और डिमांड किस वजह से बढ़ गई है, क्योंकि प्राइस कम हो गया, इसका रिश्ता हमेशा प्राइस के साथ रहेगा। और जब डिमांड हमारी बढ़ जाती है मैम तो हमारा कर्व डाउनवर्ड की तरफ जाता है। भाई कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि हमारी डिमांड गिर चुकी है मैम, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ चुका है, और इसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ। ये चार्ट में देखो, अगर एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का मतलब डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड क्यों बढ़ रही है, प्राइस के कम की वजह से, तो डिमांड बढ़ रही है, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। और कॉन्ट्रेक्शन का मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाने का मतलब डिमांड कम हो चुकी है क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं, जिसे बोलता है कॉन्ट्रेक्शन, जो कि ऊपर की तरफ जाता है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, जैसे मैंने आपको गुड्स के बारे में बताने वाली थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स एंड गिव द सेम सेटिस्फेक्शन। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स वही, जैसे मैंने आपको बोला टी और कॉफी। तो बेटा जब डायरेक्शन दोनों चीजें साथ में जाती है ना तो याद रखना वो पॉजिटिव होता है, और जब एक ऊपर जाए और एक नीचे जाए तो वो क्या होता है, नेगेटिव, और उसको दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, इनवर्स। लेकिन जब दोनों चीजें साथ में ऊपर जाए, प्राइस और डिमांड, और प्राइस और डिमांड साथ में नीचे आती है, वो होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब पॉजिटिव। तो टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ गई, तो दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए इनका जो रिलेशनशिप होगा बेटा पॉजिटिव होगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है बेटा आपका कार और पेट्रोल। अब अच्छा मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल की अगर कीमतें बढ़ जाएं, पेट्रोल की अगर कीमतें बढ़ जाएं, अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दूं, तो क्या आप कार खरीदोगे? नहीं मैम, हम बिल्कुल कार नहीं खरीदोगे, हम बिल्कुल कार नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो यानी एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो ये चीज हो गई इनवर्स रिलेशनशिप, यानी इनके दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। आ गया समझ में। अब इनके ना चार्ट्स देख लो कर। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कि पेस्ट्री था और कॉफी है। कॉफी पेस्ट्री का तो हम क्या ही देखें, चलो मान लेते हैं। अब सपोज करिए कि आप लोग कॉफी के साथ पेस्ट्री खाना पसंद करते हो, बिना साथ नहीं खा सकते। तो अगर डिमांड अगर बढ़ गई है, सॉरी प्राइस कॉफी के कम हो गए हैं, तो आप क्या करोगे, यानी उल्टा जाएगा इसका, एक के दाम बढ़ेंगे। कार और पेट्रोल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, आप इस पे मत जाओ नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही एग्जाम्पल याद रखा करो। कार और पेट्रोल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए है। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार की
ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स टी और कॉफी याद रखना, अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। बाकी एग्जाम्पल्स पे जाओगे तो 10-10 एग्जाम्पल पे कंफ्यूज हो जाओगे। इनके चार्ट्स देख लो बेटा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का पॉजिटिव होता है, इसी वजह से ये वाला जो है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर इसका लॉ ऑफ डिमांड की तरह स्ट्रेट लाइन बनती है। लॉ ऑफ डिमांड भी तो ऐसे ही बनता है ना। इनके चार्ट्स याद रखना, कर्व याद रखना इनके, ठीक है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अब जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। देखो नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जैसे नॉर्मल कार हो गई, नॉर्मल ब्रेड, ब्राउन ब्रेड हो गई। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नॉर्मल गुड्स के अंदर अगर आपकी बेटा इनकम बढ़ जाती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अमीरी का एहसास होने लगता है कि अरे मेरे पास मैं इतना कमा रहा हूँ तो क्या मैं खराब क्वालिटी के खाना खाऊंगा या मैं खराब क्वालिटी के कपड़े पहनूंगा, तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम कम हो जाती है तो फिर उस चीज की डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि आप फिर आप उसे खरीदोगे नहीं, पैसे ही नहीं है। दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स। देखो इंफीरियर गुड्स जो होते हैं ना बेटा, इंफीरियर गुड्स वो एकदम ही थोड़े से सस्ते क्वालिटी के होते हैं, नॉर्मल से सस्ता। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि ब्राउन ब्रेड जो है वो नॉर्मल गुड है, और व्हाइट ब्रेड जो है आजकल कोई नहीं खाता, सफेद वाली ब्रेड। यार हम लोग तो खाते हैं क्योंकि हम लोग कोई अमीरी तो है नहीं। बट बता रही हूँ आप लोगों को, व्हाइट ब्रेड जो है ना आजकल लोग बहुत घटिया मानते हैं, अरे व्हाइट ब्रेड खाते हो तो मैदे की बनी हुई है ऐसे वैसे। तो व्हाइट ब्रेड जो है वो इंफीरियर गुड्स के अंदर आता है। तो इसमें अगर बेटा आपकी इनकम बढ़ गई, सोचो अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या आप व्हाइट ब्रेड खाओगे? नहीं मैम। अगर इसमें हमारी इनकम बढ़ जाती है तो इंफीरियर गुड्स की क्वालिटी डिमांड कम हो जाती है। तो इसमें देखो इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है लेकिन जो है डिमांड उसकी कम हो जाती है। मैम डिमांड क्यों कम हो जाती है? अच्छा बेटा आपकी सैलरी जब आपका आपके एक मुझे बताओ, जब आपके पास पैसा बढ़ जाएगा, आपकी इनकम बेटा जब बढ़ जाएगी, तो मुझे साफ साफ बताओ, क्या आप लोग फिर सस्ती चीज खाना पसंद करोगे? नहीं मैम, हम सस्ती चीज नहीं खाएंगे। अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इंफीरियर गुड्स फिर कोई खरीदेगा नहीं, व्हाइट ब्रेड कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि लोग पहुंच जाएंगे नॉर्मल गुड्स की तरफ। ऐसे ही अगर आपकी इनकम कम रहेगी, अगर आपके पास पैसे कम है, इनकम कम हो गई है आपकी, तो आप फिर इंफीरियर गुड्स खरीदोगे, तब आप व्हाइट ब्रेड से काम चलाओगे, तब इसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। देखो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, दोनों चीजें जब साथ में बढ़ती है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। वो गिरेगी, अगर आपकी इनकम कम होती है तो इसकी डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग फिर घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खाने चले जाते हैं, क्योंकि भाई पैसे नहीं है। इसीलिए इसका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। नॉर्मल गुड्स एसेंशियल ऑफ लाइफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप भाई आज ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बिना आप रह नहीं सकते, एसेंशियल ऑफ लाइफ तो नहीं है ये। साथ ही साथ इन केस ऑफ नॉर्मल गुड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन वैसे अगर नॉर्मल गुड्स देखा जाए तो इसके खुद की प्राइस से जो है ना, इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, खुद की प्राइस से और क्वांटिटी डिमांडेड से, ठीक है। दूसरी चीज है इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, अगर इनकम बढ़ गई तो इसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि क्यों डिमांड इसलिए कम हो जाती है क्योंकि फिर आप लोगों को अच्छा सामान चाहिए होता है। पैसे बढ़ गए तो अमीरी दिखाओगे, अमीरी दिखाओगे तो फिर खराब क्वालिटी का व्हाइट ब्रेड क्यों खरीदोगे, तो व्हाइट ब्रेड की डिमांड कम हो जाती है। इसमें इसलिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। साथ ही साथ इंफीरियर गुड्स जो होते हैं एसेंशियल ऑफ लाइफ होते हैं बेटा, ये हमारे सर्वाइवल के लिए, देखो बिना व्हाइट ब्रेड के फिर काम चलता नहीं, हमारे लिए तो यही जिंदगी है ना। क्योंकि जो जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते तो उनके लिए तो यही चीज जरूरी है इनकी जिंदगी के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ये लर्न करना है, इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। इसमें देखो तीन इफेक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, तीनों गुड्स के लिए। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था सस्ता हो जाता है दूसरे के कंपैरिजन, और इनकम इफेक्ट मैंने आपको बताया था आपकी परचेजिंग पावर, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं, नॉर्मल गुड को लेके चलो व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। अगर ब्राउन ब्रेड बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर नॉर्मल गुड्स में अगर इनकम बढ़ जाती है, नॉर्मल गुड्स की अगर बेटा इनकम बढ़ जाएगी, इनकम इनकम बढ़ जाएगी आपकी, तो आप व्हाइट ब्रेड ज्यादा खरीदोगे या ब्राउन खरीदोगे? अभी मैंने नॉर्मल गुड्स की बात करी है, तो मैम आप ब्राउन ब्रेड ज्यादा खरीदोगे। अगर मेरे पास पैसा बढ़ गया है तो अब हमारे घर में एक पैकेट आता था, आप दो पैकेट आया करेगा ब्राउन ब्रेड का। तो इनकम इफेक्ट में क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा बोला गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का अगर एक बात बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, अगर ब्राउन ब्रेड सस्ती हो जाए, अगर ब्राउन ब्रेड सस्ती हो जाए तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? मैम बिल्कुल खरीदेंगे नॉर्मल गुड। और भी लोग आके खरीदने लगेंगे, जो गरीब लोग हैं वो भी खरीदने लग जाएंगे अगर ब्राउन ब्रेड सस्ती हो गई तो। अगर भाई ब्राउन ब्रेड सस्ती हो गई तो जो गरीब लोग व्हाइट ब्रेड खा रहे थे वो भी छोड़ के ब्राउन ब्रेड खाने लगेंगे, तो इसकी वजह से भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है, तो इसमें दोनों चीजें बढ़ रही है।
अब आते हैं इंफीरियर गुड्स। देखो इंफीरियर गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सस्ती चीज तो सबको अच्छी लगती है, सस्ती चीज सबको, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लेना सस्ता, सस्ती चीज सबको अच्छी लगती है। अगर भले ही घटिया कपड़ा है, अगर वो और भी सस्ता हो जाए तो भी आप खरीदोगे, तो भी आप खरीदोगे। व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड अगर अभी 50 की आती है और अभी 10 की आने लगे तो आप और खरीदोगे, तो इसकी डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन इनकम इफेक्ट में नहीं होता। इनकम इफेक्ट, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है बेटा, तो फिर आप जो है व्हाइट ब्रेड नहीं खरीदोगे, यानी इंफीरियर गुड्स उस टाइम पे डिक्रीज हो जाता है उसकी डिमांड। तो इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन इनकम इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। लास्ट में आता है गिफिन गुड्स, सबसे रद्दी माल। गिफिन गुड्स का मतलब सबसे घटिया। तो बेटा अगर सबसे घटिया माल है, अगर वो बिल्कुल कम हो जाए, ज्वार मैंने बताया था, बाजरा, तब भी लोग उसे खरीदेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो लोग हैं वो पोवर्टी लाइन के नीचे ही आते हैं, है ना। तो सब वो तो तब भी खरीदेंगे खरीदेंगे, तो तब तो यहाँ पे तो डिमांड रहेगी ही रहेगी। लेकिन जब इनकम बढ़ जाएगी ना बेटा, इनकम बढ़ने से किसी के पास पैसा ज्यादा होगा, तो वो घटिया क्वालिटी के खाना कपड़ा क्यों खरीदेगा, गिफ्ट एंड गुड्स वो क्यों खरीदेगा। तो इसमें इसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो याद रखना ये चीज आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो, और अगले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन, जो कि मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी इसको रिवाइज करिए, और आई होप आपको जेन्युइनली, अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छा है, आपको समझ में आती है चीजें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।